तो प्रभात बॉयज एंड गर्ल्स, ऋषा IAS की ओर से आपका स्वागत है। यूपीएससी की तैयारी के क्रम में एक चीज़ का ध्यान जरूरी है कि आपका प्री की तैयारी करने से प्रीलिम्स कभी नहीं निकलता। आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी पड़ती है, यानी मेंस तक की। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप प्री पास करने के बाद मेंस की तैयारी नहीं कर सकते। एक तो टाइम कम होता है, दूसरा जो चीज़ें ज़्यादा होती है वो हो नहीं पाती। और प्री भी तभी निकलता है जब आपकी तैयारी के लेवल मेंस के लेवल पे है। तो ये इंडियन सोसाइटी GS फर्स्ट में है और सोशोलॉजी ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल जो है आपका अगर है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए क्लियर कट जो है फ़ायदा पहुंचाता है, ऐसे में, ऑप्शनल में और GS फर्स्ट में। और जैसे जनरल नॉलेज और बाकी तो इंटरव्यू और पूरी ज़िंदगी में काम करने के दौरान ये चीज़ें जो आपका साथ हमेशा जो है पकड़े रहती है। तो सोसाइटी के बारे में जानना, सोसाइटी के बारे में समझना, ये आपको क्यों ज़रूरी है बताने की आवश्यकता नहीं है, इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। आप समाज में रहते हैं, आप एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, तो इसलिए उसको समाज के बारे में, अपने इर्द गिर्द के बारे में पता होना चाहिए कि सामाजिक समस्याएं क्या है, उसकी जो है दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या कोरिलेशन है, क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर 2 पे थे पिछली बार, समाज और उसके प्रकार, जिसमें हमने आदिम समाज और सभ्य समाज के बारे में बताया था कि इसके लिए टर्मिनोलॉजी के कोई भी यूज हो तो आप इसको ध्यान रखिए कि आदिम समाज का मतलब जो है ये सरल, परंपरागत, बंद, यांत्रिक, लोक, ग्रामीण, अनौपचारिक, सजातीय है, ये सब कह सकते हैं। ये सारे शब्दों का मीनिंग एक ही है, लेकिन जब क्वेश्चन में टर्म अगर यूज कर देगा तो आप घूम जाएंगे कि क्या चक्कर है, क्या कहना चाह रहा है। उसी तरीके से उसका जस्ट अपोजिट सभ्य समाज, इसे हम निम्नाधिक रूप से जटिल, आधुनिक, खुला, सावयवी, नगरीय, औपचारिक, विषम जातीय आदि कह सकते हैं। तो ये शब्दों को के सिनोनिम्स को आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप शब्दों के सिनोनिम्स को नहीं समझेंगे तो फिर आप आंसर लिखने में गलती कर देंगे और पूरा का पूरा आंसर जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिरेल हो जाएगा और डायरेक्शन उसकी कहीं की कहीं हो जाएगी। तो जनजातीय समाज क्या है, आगे बढ़ते हैं। जनजातीय समाज आदिम समाज की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि सभी जनजातियां आदिम युग, प्रिमिटिव एज में ही रह रही हैं। इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार किसी समूह को जनजाति कहलाने के लिए 4 शर्तों की जरूरत होती है। प्री में भी आता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा। जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जनजाति का, वो इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया जो भारत सरकार का है, उसको जनजाति कहलाने के लिए 4 शर्तें कहता है। पहला, समान नाम, कॉमन नेम होना चाहिए। दूसरा, कॉमन रेजिडेंस एरिया, जोग्राफिकल, एक सर्टेन जोग्राफिकल लोकेलिटी होगी जिसमें जो है वो निवास करता होगा, और उसकी कॉमन लैंग्वेज या डायलेक्ट्स होगी, बोली, डायलेक्ट्स, भाषा तो थोड़ा उससे एडवांस रूप हो गया। और सामान्यतः बहिर्विवाही न हो। देखिए, ये अभी जो हम बता रहे थे कि ये सब चीज़ें जो है, छोटे छोटे वर्ड्स आपको पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल देते हो। यानी एक्सोगेमस ना हो, क्या हो, इंडोगेमस हो, माने अपने में ही शादी ब्याह करता हो। जनजातियों के लिए विविध शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे ठक्कर बापा इन्हें आदिवासी कहते हैं, कोई इनको पिछड़ा हिंदू कहता है। 1931 की जनगणना में, 1931 की जनगणना में इन्हें पिछड़ी जनजाति कहा गया सरकार की तरफ से, और अब भारतीय संविधान में इन्हें अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड ट्राइब कहा गया। भारत में लगभग 427 से अधिक प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, जो टोटल जनसंख्या की लगभग 8% है। तो ये है आपका जनजातियों के बारे में क्या डेफिनेशन है, इनको किस किस नाम से पुकारते हैं, और विभिन्न राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां जो है प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे, हर स्टेट का अलग अलग कुछ जनजातियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये देखिए जो मेन ऐसे इसके अलावा भी बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन आपको पहले इन स्टेट्स के बारे में जो हमने दिया हुआ है उसका मोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। तो ये मेन जनजातियां जो उस स्टेट में रहती है,
उसके बाद जनजातियों की डेफिनेशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप आगे चलिए। ये प्री में भी बहुत आता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ये जनजातियों में विवाह की पद्धति क्या क्या है, उनका सोशियो कल्चरल फिनोमिना कैसे है, ये सब जानना है। और आपको जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उनकी समस्याओं को, उनके रीति रिवाज को समझ के उनका निदान, इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है, नेशनल इंटीग्रेशन अप्रोच जो भारत सरकार के अडॉप्ट किया हुआ है, उसके तहत जो है इनका विकास किया जाना जरूरी है। तो जनजातियों में सिस्टम ऑफ मैरिज सिस्टम क्या है ये जानते हैं थोड़ा सा। इनमें बहुपति या बहुपत्नी विवाह की पद्धति है। बहुपति मतलब एक ही महिला के एक से ज़्यादा पति। ये महिला एक ही है, उसके ज़्यादा, आपने मुजफ्फरनगर एरिया में देखा होगा ऐसा विवाह है आपके हिंदू समाज में भी। वो इसलिए है क्योंकि ताकि धन का और जमीन जायदाद का बंटवारा न हो, ये उनका लॉजिक है। तो एक बहुपति विवाह मतलब जिसमें एक महिला है, एक वीमेन एक है सिंगल, और इसके जो है कई पति हैं, ठीक है, हस्बैंड, एक से ज़्यादा हस्बैंड होना, 2-3 हो सकते हैं। होता क्या है कि बड़ा भाई के साथ शादी हो जाती है और बाकी जो छोटे भाई हैं उनको जो है क्रमशः तो इस टाइप का कल्चर आपके हिंदू समाज में ये अभी भी है थोड़ा बहुत, तो उनमें भी है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। दूसरा है बहुपत्नी विवाह, मतलब इस केस में रिवर्स हो जाएगा कि महिला जो है बहुपत्नी यानी पुरुष एक है मेल और उसकी कई सारी बीवियां हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में 4 बीवियों रखने का है, गोवा में हिंदुओं में 2 बीवी रखने का कानूनन हक है। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गोवा में ऐसा है कि एक हिंदू जो है 2 शादियां कर सकता है। कंडीशन दिया है कि पहली बीवी से जो है बच्चा न हो रहा हो और उसकी सहमति हो। तो बहुपति और बहुपत्नी विवाह का प्रचलन हिंदू समाज में भी यदा कदा कहीं कहीं छिटपुट दिखाई पड़ता है, और जनजातियों में भी। ये जो जनजातियां थोड़ी एडवांस हो गई उनको छोड़ दीजिए, तो जो थोड़ी अभी पिछड़ी जनजातियां हैं उनमें ये चीज़ जो है अभी भी प्रचलित है। मोनोगैमी आपको मालूम ही है, ये आपके नाम से क्लियर है। जैसे आप सामान्य उसमें समाज में देखते हैं कि एक विवाह की पद्धति है, यानी एक पति एक पत्नी, एक पत्नी एक पति। क्रॉस कजन एवं पैरेलल कजन विवाह। तो क्रॉस कजन और पैरेलल कजन क्या हुआ, जैसे ये बी सी 3 भाई हैं, ठीक है, इनके बच्चे हुए 2-3, तो बी के बेटे की शादी ए के बेटी के साथ हो गया, क्रॉस कजन। और पैरेलल कजन जो है इनकी सीधे सीधे जो है आपस में शादियाँ हो गई। ए की बी से हुई क्रॉस, बी की सी से हुई क्रॉस, और पैरेलल कजन में जो है इसके साथ जो है इन भाई बहनों का अगर चचेरा है तो उसके साथ शादी कर देना। ये आपको महाराष्ट्र में जिसे लोग कहते हैं भगिनी के साथ ब्याह करना शर्मा जी को लग रहा है कि ये क्या पढ़ाई हो रही है, ये सब भी होता है देश में क्या? अब पढ़िएगा लिखिएगा तभी ना बनिएगा महान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बढ़ेंगे। तो जब बढ़ेगा इंडिया तब पढ़ेगा इंडिया, या जब पढ़ेगा इंडिया तब बढ़ेगा इंडिया, ये दोनों एक दूसरे के इंटरमिक्सिंग है, समझ रहे हैं ना? तो विवाह एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको आनंद आने लगता है, पढ़ने वाले को भी और पढ़ाने वाले को भी। वो आदमी पढ़ाने वाला भी और पढ़ने वाला पहली बार सुनता है तो उसे लगता है कि अरे ऐसा ऐसा भी है। तो महाराष्ट्र में भांजी यानी बहन की बेटी या बेटा के साथ भी विवाह होने का चलन है। अब सोचिए, और उसको प्रेफरेंशियल मैरिज माना जाता है रीति रिवाज है तो है। केरल में जो वहाँ पे नायर हैं और वहाँ जो नमूद्री ब्राह्मण है उनमें भी बड़ा अजीब शादी का प्रचलन है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है। जैसे गोवा में हमने बताया कि पूरे इंडिया में गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिंदू भी 2 शादी कर सकता है। अब आप सोचेंगे चलो गोवा मौज करेंगे, 2 शादी का रिवाज है वहाँ,
रिवाज है भैया, थोड़ा सा कंडीशन दिया है कि भाई पहली बीवी से कोई संतान ना हो रहा हो और उसको कोई आपत्ति ना हो, बस ये है। इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि सरकार भी इसको प्रसारित नहीं करती, लेकिन कानून में अभी भी प्रोविजन है वहाँ। गोवा ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू है, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको आर्टिकल 44 के तहत बार बार होता है कि इसको लागू करो, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप सुने होंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, या आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबको एक समान ट्रीट करो, कोई धार्मिक आधार पे कोई कानून नहीं होगा, वगैरह वगैरह। क्यों वर्मा जी, सही बोल रहा है ना? मज़ा आ रहा होगा आपको इसको पढ़ने में कि भाई चले गोवा, वहाँ मज़ा करेंगे। और आपको मज़े की बात देखिए, गोवा में एक रूल ये भी है कि समान नागरिक संहिता लागू है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो भी जमीन जायदाद है उसमें सुओ मोटो पति पत्नी का आधा आधा हक हो जाता है। रजिस्ट्री ऑफिस में अगर आप बेचने जाते हैं, पत्नी साथ में नहीं है तो बिकेगा ही नहीं। इंडिया के बाकी स्टेट में ऐसा नहीं है। तो क्रॉस कजन, पैरेलल कजन विवाह, साली विवाह, ये तो हमारे और आपके परिवार गांव देहात में भी होता है। साली विवाह का क्या मतलब है कि पत्नी की बहन से शादी करना। आपने देखा होगा कई घरों में अगर पत्नी का देहांत हो गया तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों परिवारों के बीच करके साली विवाह जो है उसकी दूसरी बहन छोटी जो है उससे शादी करने का रिवाज है। अभी भी हमारे जानने में भी तमाम शादियां ऐसी हुई है। तो ये उस स्थिति में होता है, सोरोरेट बोलते हैं इसमें इंग्लिश में। और लेवीरेट, देवर विवाह, जब पति का देहांत हो गया तो पति का जो छोटा भाई है, देवर जिसे कहते हैं रिश्ते में, उसके साथ शादी करना। अगला है क्रमिक बहुविवाह। क्रमिक बहुविवाह क्या होता है? शर्मा जी ठीक से समझिएगा, अदरवाइज फंस जाइएगा। सीरियल पॉलीगैमी मतलब क्या हुआ कि विवाह जो है बहुत सारा हुआ, बहुविवाह। एक आदमी ए ने बहुत सारी शादियां की, लेकिन एट ए टाइम एक ही बीवी रखी। तो क्रमिक सीरियल, इसने पहले इससे शादी किया एक्स से, इसको तलाक दे दिया, फिर किया वाई से, इसको भी छोड़ दिया जेड से। डोनाल्ड ट्रंप की जो है शायद 6ठी या 7वीं बीवी थी ना वो, राष्ट्रपति जो थे, है ना? तो वो इसी श्रेणी में आएगा, सीरियल पॉलीगैमी। मतलब एक समय में एक ही बीवी रखना या पति रखना। रिवर्स भी हो सकता है भाई, पत्नी है तो वो भी एक पति रख सकती है, बाद में छोड़ के दूसरे पति के साथ चली गई। तो ये रिवर्स भी हो सकता है, लेडीज या जेंट्स किसी भी मामले में। तो उसे बोलते हैं सीरियल पॉलीगैमी। पूरे जीवन में बहुत सारा शादी करना, लेकिन एट ए टाइम एक बीवी रखना। बिना इसको छोड़े इससे नहीं करेगा, इसको छोड़े इससे नहीं करेगा, और इसको छोड़ने के बाद ही फिर इससे करेगा, फिर इसको भी छोड़ने के बाद फिर इधर आएगा। तो बड़ा मज़ेदार है, लेकिन आपके लिए परमिटेड है। परंतु क्वेश्चन यह है कि आप एक टाइम एक ही शादी करेंगे। इंडिया में भी है और आप कर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। बस ये है कि आप एक समय में 2 बीवी नहीं रखेंगे। आप उसको तलाक दे दीजिए प्रॉपर कोर्ट से, फिर तीसरी से करिए, फिर उसे भी छोड़िए, तलाक दीजिए। तो यह है क्रमिक बहुविवाह। साली बहुपत्नी विवाह, सीरियल पोलीजीनी, ये गलत है, ये सॉरी, साली नहीं है, क्रमिक होगा ये। हाँ, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बहुपत्नी विवाह, सीरियल पॉलीजीनी, मतलब जो है क्रमिक बहुविवाह में दोनों था, पति या पत्नी के साथ और पत्नी का पति के साथ। इसमें पॉलीजीनी जो है सीरियल बहुपत्नी विवाह, मतलब उसको जो ये है और ये, इसमें फर्क सिर्फ इतना ही है कि इसमें मेल को फीमेल के साथ बांध दिया, इसमें दोनों हैं, मेल फीमेल के साथ या फीमेल मेल के साथ, बाकी कॉमन चीज़ है। अपहरण विवाह, कैप्चर मैरिज, ये विवाह बिहार में खूब होता है। दूल्हा बिकता है, एक पिक्चर बनी है ना, उसमें यही सब दिखाया है। या लड़के को अपहरण कर लेते हैं, ज़बरदस्ती उठा लेते हैं उसके
गांव से, उसके स्कूल से, उसके कहीं रास्ते से, और उससे जो है ज़बरदस्ती विवाह करते हैं, अपहरण करके विवाह करना। और ये जो विवाह की जो 7 या 8 पद्धतियां हैं हिंदू धर्म में, ब्रह्म, दैव, वो भी आपको पता होगा या नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ जस्ट। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म विवाह, ब्रह्म, दैव, आर्स, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच। कितने हो गए भाई, गिनियो। 8 प्रकार के विवाह कहाँ हैं हिंदू धर्म में। शर्मा जी सोच रहे हैं कि साहब को पूरा रटा हुआ 25 साल पहले का पढ़े हुए। तो भैया इसमें जो ब्रह्मदेव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच, इसकी चर्चा तो करेंगे बाद में क्योंकि बड़ा डिटेल है। तो इसमें से जो राक्षस और पैशाच विवाह है उसमें फर्क है। राक्षस विवाह एक तरीके से जो है, सॉरी, असुर विवाह जो है एक तरीके से अपहरण विवाह है। पुराने ज़माने में राजा लोग जीत जाते थे तो उनके घर की दुल्हन बहुएं लड़कियों को ले जाके शादी कर लेते थे, वो भी उसी का चीज़ है। और मज़े की बात देखिए कि हिंदू धर्म में जो 8 प्रकार के विवाह है उसमें असुर विवाह इसी टाइप का है। और ये विवाह बिहार में अभी भी कम या ज़्यादा चलता है। उसको बोलते हैं ना धर पकड़ुआ विवाह, ऐसे कुछ देसी भाषा में बोलते हैं। उधर मधुबनी साइड में ये ऑर्गेनाइज होता है। परिवीक्षा विवाह, प्रोबेशनरी मैरिज, इसको एक तरीके से आप जो है परिवीक्षा विवाह को बोल सकते हैं, प्रोबेशनरी मैरिज को लिव इन, या इसको बोल सकते हैं कोर्टशिप मैरिज। इसका मतलब ये होता है कि लड़का लड़की दोनों जो है एक साथ रहते हैं और 6 महीना साल भर के बाद तय करते हैं कि भाई शादी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, अगर पसंद आ गए आदतें एक दूसरे की तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसको बोलते हैं परिवीक्षा विवाह। शादी होने से पूर्व एक साथ रहना। अब आप ये मत समझिए कि आप लड़का है या लड़की है तो किसी के साथ घूम फिर रहे हैं तो कोर्टशिप मैरिज ही हो गई। अगर आपका उद्देश्य है कि भाई अगर हम एक दूसरे को लाइक करने लगेंगे, पसंद करेंगे आपकी आदतों को और आपकी चीज़ों को, तब हम शादी करेंगे। तो उतने पीरियड के बाद अगर हुआ तो कहेगा परिवीक्षा विवाह, नहीं हुआ तो राम राम। अगला है घुसपैठ या अनादर विवाह। इसमें क्या होता है, जनजातियों में खास तौर से है, गांव में भी अभी है। होता कैसे है ये कि जब कोई लड़की शादी के बाद या शादी से पहले, गौना जिसे कहते हैं, वो जब ससुराल वाले उसको नहीं ले जाते तो ज़बरदस्ती जो है वो अपने ससुराल पति के घर ज़बरदस्ती चली जाती है, जाके बैठ जाती है। अब आप उसे मार पीट के निकालेंगे भी तो नहीं जाएगा, कहेगी नहीं मेरे तो शादी हुई है, गौना नहीं करा रहे हो तो मैं तो रहूँगी यहीं। घुसपैठ, अनादर, उसका रेस्पेक्ट आप नहीं कर रहे। और मैरिज बाई फोर्स, वो जो हमने बताया कि युद्ध में जीत लिया या ज़बरदस्ती फोर्स कर दिया बिना किसी कंपनसेशन या बिना किसी पर्पस के, नाम से ही होता है। तो ये है विवाह की पद्धति जो जनजातीय समाज के अलावा अपने भारतीय समाज जो हिंदू या गैर हिंदू समाज है उसमें भी प्रचलित है। तो आप इसको खाली कन्फाइन मत करिएगा जनजातीय समाज से, बल्कि इसका मतलब ये है कि भारतीय समाज के लिए क्वेश्चन आएगा कि भारतीय समाज में प्रचलित विवाह की पद्धतियां किस सीमा तक जनजातीय विवाह पद्धति के साथ संयोजित है, जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है। तो ये जितने विवाह हैं ये सब आपके भारतीय समाज में भी होता है, और वो भारतीय समाज का जो सेगमेंट एक है शेड्यूल ट्राइब, उसमें भी होता है। बस फर्क सिर्फ क्वांटम का है, उसमें थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा होता होगा, आपके भारतीय समाज में कम होता है। इसको यहीं पे विराम देते हैं और आगे के इस पे चैप्टर के लिए अब हमारे ऐप को डाउनलोड करिए प्रीसा IAS पर, वहाँ सीधे चले जाइए, वहाँ पे इसका पूरा डिटेल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।